आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और जिस पर आज भी सालों बाद बहस खत्म नहीं होती। जी हाँ, ये कहानी है इशरत जहां एनकाउंटर की। देखिए, इस एक घटना की ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एकदम 180 डिग्री अलग। एक तरफ पुलिस का वर्जन है कि उन्होंने खतरनाक आतंकी हमले को रोका, और दूसरी तरफ एक दूसरी थ्योरी है जो कहती है कि ये सब झूठ था, एक फेक इनकाउंटर, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो सवाल ये है कि भाई सच क्या है? मतलब एक ही इंसिडेंट के दो इतने अलग कैसे हो सकते हैं? चलिए आज इसी उलझे हुए केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 15 जून 2004 की सुबह से, और सबसे पहले देखते हैं कि पुलिस ने ऑफिशियली क्या कहा था। ये वो पहली खबर थी जो देश के सामने आई, एकदम सीधी साफ बात कि गुजरात के मुख्यमंत्री को मारने आए 4 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बस पुलिस की एफआईआर के मुताबिक पूरी कहानी कुछ यूं थी। उन्हें एक सीक्रेट टिप मिली थी। टिप क्या थी कि एक नीली इंडिका कार में आतंकी अहमदाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह सुबह 4 बजे क्राइम ब्रांच की टीमों ने उस कार को स्पॉट किया, उसका पीछा किया, और फिर कोटरपुर वाटरवर्क्स के पास कार रुकी और उसमें से AK-46 से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ जवाबी फायरिंग की, सेल्फ डिफेंस में। और अपनी इस कहानी को सपोर्ट करने के लिए पुलिस ने बताया कि उन्हें गाड़ी से क्या-क्या मिला। इसमें देखिए, एक AK-46 राइफल थी, एक पिस्टल, भारी मात्रा में विस्फोटक और यहाँ तक कि एक सैटेलाइट फोन भी। मतलब सारे सबूत एक बड़ी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, पुलिस की कहानी एकदम सीधी थी। लेकिन इस एनकाउंटर में मारे गए 4 लोगों में एक चेहरा ऐसा था जो खतरनाक आतंकवादी वाली इमेज में कहीं से भी फिट नहीं हो रहा था। वो चेहरा था एक 19 साल की लड़की का। नाम था इशरत जहां रजा, सिर्फ 19 साल की। मुंबई के मुंब्रा में रहती थी, 7 भाई बहनों में से एक। कॉलेज में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी और साथ में ट्यूशन पढ़ाकर, कढ़ाई का काम करके अपने परिवार को सपोर्ट भी करती थी, क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अब सोचिए, ये प्रोफाइल और पुलिस का लश्कर की आतंकवादी का दावा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो फिर वो उस कार में कर क्या रही थी? उसके परिवार वालों ने बताया कि इशरत ने जावेद शेख नाम के एक आदमी के यहाँ नौकरी शुरू की थी, एक परफ्यूम के बिजनेस में सेल्स गर्ल का काम, 3000 रुपये महीने पर। इसी काम के सिलसिले में वो जावेद के साथ शहर से बाहर भी गई थी। और फिर 11 जून को उसने अपनी माँ को आखिरी बार फोन किया, बताया कि वो जावेद के साथ काम से बाहर है। और बस उसके बाद 12 जून से इशरत और जावेद दोनों के फोन बंद हो गए। अब यहीं से पुलिस की जो सीधी साधी कहानी थी, उस पर सवाल उठने शुरू हो गए, और ये सवाल उठाए फोरेंसिक सबूतों ने। पुलिस की कहानी और फोरेंसिक फाइंडिंग्स में जमीन आसमान का अंतर था। पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर 33 फीट की दूरी से हुआ, लेकिन गोली के घाव बता रहे थे कि फायरिंग बहुत पास से की गई थी। पुलिस का कहना था कि कार का टायर फटने से वो दाईं तरफ मुड़ी, जबकि फिजिक्स के हिसाब से उसे बाईं तरफ मुड़ना चाहिए था। और सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, मारे गए 4 लोगों के गन पाउडर टेस्ट नेगेटिव आए। उन्होंने गोली चलाई ही नहीं थी। और फिर आई मजिस्ट्रेट SP तमंग की रिपोर्ट, जिसने तो जैसे इस केस में एक धमाका ही कर दिया। रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये एनकाउंटर फर्जी था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इस रिपोर्ट में कई बातें थी, लेकिन एक पॉइंट ने तो सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि 2 लाशों से जो गोलियां मिली वो पुलिस की बंदूक से नहीं, बल्कि उसी AK-46 से चली थीं, जो कथित तौर पर आतंकियों के पास से मिली थी। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या सबूत प्लांट किए गए थे? इसके बाद ये केस सिर्फ गुजरात पुलिस की एक जांच तक सीमित नहीं रहा। ये एक नेशनल पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, एक सियासी तूफान। और ये सियासी तूफान तब और बड़ा हो गया जब उस वक्त की केंद्र सरकार ने खुद इस केस में 2 अलग-अलग एफिडेविट फाइल किए। पहले एफिडेविट में उन्होंने इंटेलिजेंस इनपुट का हवाला देते हुए कहा कि हाँ, इशरत के लश्कर-ए-तैयबा से लिंक थे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद तमंग रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने एक और एफिडेविट फाइल किया और अपनी पहली वाली बात से पलट गई। सरकार खुद कंफ्यूज थी या कुछ और चल रहा था। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता डेविड हेडली का नाम सामने आया।
2010 में हेडली ने जांचकर्ताओं को बताया कि लश्कर के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी ने एक महिला ऑपरेटिव का जिक्र किया था जिसका नाम इशरत जहां था। बस इस एक बयान ने इशरत के आतंकी कनेक्शन वाली बहस को फिर से जिंदा कर दिया। फिर इस केस की जांच सौंपी गई सीबीआई को, और जब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने जो कहानी बताई वो गुजरात पुलिस की कहानी से बिल्कुल अलग थी। सीबीआई का कंक्लूजन बहुत ही शॉकिंग था। उन्होंने साफ कहा कि ये एनकाउंटर प्री प्लान्ड था, एक स्टेज्ड ऑपरेशन था जिसे गुजरात पुलिस और स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी एसआईबी ने मिलकर अंजाम दिया था। सीबीआई ने जो काउंटर नैरेटिव पेश किया वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाएं। सीबीआई के मुताबिक अमजद अली, जावेद शेख और इशरत जहां को एनकाउंटर से कई दिन पहले ही गैर कानूनी तरीके से उठा लिया गया था। उन्हें अहमदाबाद के बाहर अलग अलग फार्म हाउसेज में बंदी बनाकर रखा गया और फिर 15 जून की सुबह उन्हें उस जगह ले जाया गया और वहां पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मार डाला। इसके बाद एनकाउंटर दिखाने के लिए उनके हाथों में और गाड़ी में हथियार रख दिए गए। और एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग से एक बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आई। एक सीनियर अफसर को ये कहते हुए सुना गया कि मैं सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी से बात करूंगा। इस बयान का मतलब ये निकाला गया कि शायद इस ऑपरेशन के लिए राज्य के टॉप लीडर्स से मंजूरी ली जा रही थी। तो अब इतनी सारी जांचें हो गईं, इतने खुलासे हो गए, लेकिन क्या इस केस का कोई नतीजा निकला होगा? नहीं, इसका कानूनी अंजाम वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। यहाँ कहानी में कानूनी पेंच आ गया, और वो पेंच था सीआरपीसी का सेक्शन 197। ये कानून कहता है कि अगर किसी सरकारी अफसर पर उसकी ड्यूटी के दौरान किए गए किसी काम के लिए मुकदमा चलाना है तो पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। और इशरत जहां केस में यही हुआ। राज्य और केंद्र सरकारों ने जो आरोपी पुलिस ऑफिसर थे उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से ही मना कर दिया, और बस इस एक फैसले ने पूरे केस पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। तो नतीजा क्या निकला? सालों की जांच, सीबीआई की चार्जशीट, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई, इन सब का नतीजा निकला जीरो। एक भी आरोपी अफसर को सजा नहीं हुई, सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन पर केस चलाने की परमिशन ही नहीं मिली। तो आखिर में सवाल यही है कि हम कहाँ खड़े हैं? हमारे सामने दो कहानियां हैं, दो अलग अलग सच हैं। एक तरफ देश की सुरक्षा का सवाल, एक नाकाम आतंकी साजिश का दावा, और दूसरी तरफ एक लड़की और 3 लोगों की सुनियोजित हत्या के आरोप और सबूत। जब सिस्टम खुद ही कोई आखिरी जवाब देने से मना कर दे तो फिर सच क्या है? क्या सच बस वो कहानी बन जाता है जिस पर लोग यकीन करना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस में इंसाफ की तरह शायद हमेशा अनसुलझा ही रह जाएगा।